हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक विंड पावर है, उस पर हवा गिर रहा है। उसके जो हवा गिर रहा है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं हो सकता है, तो कुछ फ्रैक्शन को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। यही है, ठीक है, यही है। अ विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स wind energy into electric energy. Assume that, मान लीजिए जनरेटर कन्वर्ट्स फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ द विंड एनर्जी। मतलब मान लीजिए कि 30% 50% कितना ही फ्रैक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इंटरसेप्टेड बाय इट्स ब्लेड। इंटरसेप्टेड मतलब जितना का वो सामना करता है या जितना उस पर गिरता है उसमें से कुछ फ्रैक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। फॉर विंड स्पीड भी, तो अगर मान लेते हैं कि हवा का स्पीड v है, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, जो पावर आउटपुट होगा, ठीक है, जो पावर आउटपुट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब v के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो v के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा ये पता करना है। किस चीज़ का? पावर आउटपुट का। मतलब पावर आउटपुट P इक्वल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किस तरह, इनफैक्ट यहाँ डायरेक्टली होगा। ठीक है, जब ऊपर है तो ना, या जो भी है वो सॉल्व करने के बाद आएगा ना। अ विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहले आप लोग ये सोचिए कि जो पावर होता है वो तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसमें भी तो दिया हुआ है, कहाँ पे अभी तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग ले सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन एफ जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पावर क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वी तो पता है, एफ पता करिए। अच्छा, ऐसा भी सोचने वाली बात है, जो ब्लेड पे गिरेगा हवा वो पूरा का पूरा तो यूज़ होगा नहीं, तो कुछ पार्ट उसका इंटरसेप्ट होगा, इसीलिए फ्रैक्शन वर्ड यूज़ किया गया है। ये सब तो क्लियर ही है आई थिंक सबको, ये सब समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फोर्स क्या होता है, v इंटू डी एम बाई डी टी। ये फार्मूला यूज़ होता है रॉकेट प्रोपल्सन में। ठीक है, जब v वेलोसिटी से रॉकेट आगे जाता है और m मास रिलीज़ करता है धुआं के रूप में, तो क्या होता है, उसी को बोलते हैं कि जितना ही फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा मास रॉकेट में जलता था उतना ही ज़्यादा फोर्स लगता था, और जितना वेलोसिटी से वो आगे टेक ऑफ करेगा उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला है। मास मतलब क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल m लिखते हैं, कन्फ्यूज़न कम होगा आप लोगों को। तो डी बाई डी टी ऑफ एम, अरे भाई डी बाई डी टी किसका, m का, तो m की जगह क्या रख दें, रॉ इंटू वी। रॉ कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, वी डी, और सॉरी रॉ को बाहर निकालना है, रॉ वी डी बाई डी टी ऑफ। अच्छा, ये भी अलग है, ये भी वॉल्यूम है, तो इसको थोड़ा अलग स्टाइल से लिख देते हैं, ये वॉल्यूम है वी। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो अब वी की जगह क्या लिख देंगे, ओफ यार बार बार ना, जल्दी जल्दी में, एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट नहीं लिखेंगे, हाइट क्या होता है याद है, 10 क्लास वाला, हम लोग जब कोई नदी चलता था तो उसके फ्लो को वी लेते थे, हालांकि वो हाइट की तरह काम करता था। तो यहाँ पे भी हाइट की जगह क्या मान सकते हैं हम लोग, वी मान सकते हैं। ठीक है, खैर रहने देते हैं अभी हाइट ही ना, दिख रहा है सबको। तो रॉ भी आ गया, ए भी बाहर आ जाएगा,
क्यों बाहर आ जाएगा? क्योंकि वो कांस्टेंट है, रो वी ए डी एच बाई डी टी। अब एच है क्या पता है ना, वो विंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ठीक है। तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। जितना वो चेंज हो रहा है जिस हिसाब से, उसी को तो वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये एच क्या है? ये असल में विंड का डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। तो रॉ वी ए वी, रॉ वी स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वी स्क्वायर के। ये तो क्लियर हो गया। या हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू रॉ वी स्क्वायर ए। तो फोर्स अगर ये आ गया तो पावर कितना होगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। मतलब फोर्स का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें एक और भी चिपकेगा। तो एक और भी अगर चिपकेगा तो वो क्या बन जाएगा? वी क्यू। इसे यहाँ देखिए, रॉ वी स्क्वायर ए इंटू वी, रॉ ए वी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वी क्यू। क्यों? सिंपल सा बात है, फोर्स में 2 वी आ रहा था और पावर में क्या आ जाएगा? 3 वी हो जाएगा आई थिंक। क्यों? आई थिंक नॉट यार, यही होगा ही भी ना। आई थिंक वाला वर्ड बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो यहाँ वी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये वी क्यू। क्लियर है? डन। उसके बाद आप लोग इसको नोट करिए और बार बार हम बोलेंगे क्वेश्चन में वो देखिए जो दिया हुआ है वी, और उसके मदद से क्या पावर का आउटपुट निकालना था। तो जो अननोन है एफ, फिर उसको हम लोग निकालें। तो एक रास्ता होता है, एक वे होता है कि भाई उसी तरह आगे बढ़ना है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अरे यार यहाँ पानी भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा मोड़ा खैर लिमिट जो भी है। अ पार्टिकल विच इज़ कॉन्स्टेंट, एक पार्टिकल है जिसको कि एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स ढकेले जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है उसके चलते उसके पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में किस टाइप का ग्राफ डेवलप होगा। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग। एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट है, मतलब एक्स के अलावा किसी और डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं सकता है। जैसे ट्रेन सीधे ही जाएगा जिस पटरी पे उसको रखा गया है, तो उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। टू मूव along x axis is subjected to a force in the same direction which varies, मतलब जो कि इस प्रकार से या इस हिसाब से बदलता है। मतलब x जो है ना डिस्टेंस, वो अपने ओरिजिन से जब बदलेगा या ओरिजिन से उसका पोजीशन बदलेगा तो इस फोर्स के अंदर में बदलेगा, मतलब इस फोर्स के हिसाब से। तो विच वेरीज विद द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एज एफ एक्स इक्वल टू इतना, ठीक है। ये रिलेशन है किसके बीच में? x के डिस्प्लेसमेंट के बीच में और फोर्स के बीच में। तो हेयर k एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे k और a क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। और किसका बात हो रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड का, लेफ्ट साइड का कोई बात नहीं हो रहा है। जो फंक्शनल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, तो इसमें चारों में से कौन सा ग्राफ उसके पोटेंशियल एनर्जी को शो करेगा जब x ट्रैवल कर रहा होगा किस साइड? राइट साइड। तो बताइए आप लोग इन चारों में से कौन सा होगा? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और क्या बोलते हैं हम, एफ के बीच में एक रिलेशन था, याद है किसी को? बताइए आप लोग। बताइए। अरे एफ इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स करके एक रिलेशन था ना, याद आया? वही वाला। तो यहाँ क्या है? एफ दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, डी यू बाई डी एक्स। बुक में ऐसे लिखा रहता है डेल यू बाई डेल एक्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। अच्छा वो दिख रहा होगा दिख रहा है बाई चांस एकदम लास्ट लाइन। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो F इंटू डी एक्स को क्या करना है, इंटू करना पड़ेगा। तो माइनस डी यू इक्वल टू एफ डी एक्स, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये है डी यू। डी यू का मतलब क्या होता है, छोटा सा एनर्जी। तो छोटा सा एनर्जी को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा एनर्जी निकलेगा, मतलब पूरा का पूरा एनर्जी निकल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दें आप और इसको भी इंटीग्रेट कर दें, इसका माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। डी यू क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, यू आ गया, माइनस इधर आ गया। तो एफ का एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस डी एक्स। अब ये देखिए क्या होगा, पहले और आगे ले आए भाई, के एक्स डी एक्स अलग, ए एक्स क्यूब डी एक्स अलग। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है ना, एक्स अगर मान लीजिए 7 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़ देना है और फिर उसी पावर में एक जोड़ के उससे डिवाइड कर देना है। ये फंडा है भाई साहब, और ये तो पक्का नहीं दिख रहा होगा। हाँ अच्छा ओके, ऐसे नाउ ये देखिए, इसको छोड़ दें, इधर आ जाए। एक्स का पावर अगर 7 है तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ दें और उसी से पावर में 1 जोड़ के उसको डिवाइड कर दें। ये सबको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लें और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना। तो ये क्या है, के एक्स, तो के तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्स का पावर हो जाएगा 1 + 1 / 1 + 1, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर निकल जाएगा और एक्स 3 + 1 / 3 + 1। अच्छा ये दिख रहा है ना, क्या यार ये प्रॉब्लम है। एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है, इतना सुबह सुबह फ़ोन क्यों आने लगता है। हाँ वो तो दिख ही रहा है सबको। हाँ एक्चुअली इंटीग्रेशन भी हम सिखाने में लग गए यहाँ पे। तो फिर ये क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा ए एक्स 4/4। ये क्या आ गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इसके हिसाब से ग्राफ कहाँ फिट बैठता है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ इक्वल टू यू एक्स है या यू है बोल सकते हैं। यू एक्स क्यों बोल रहे हैं, यू एक्स का मतलब वही एक्स के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माने कि x = 0 रख देता है तो ये तो 0 × दिस 0 हो जाएगा, यहाँ भी x 0 रख देंगे तो 0 × दिस समथिंग सब 0 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ पे x 0 है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। तो उस केस से कौन सा चीज़ नहीं होगा, ये ग्राफ नहीं होगा। क्यों, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है ux और ये x, ठीक है। तो इसका कुछ वैल्यू है शुरुआत में ही, x यहाँ 0 है, ठीक है, लेकिन उस समय पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 नहीं दिखा रहा है, तो ये तो गया। अब रहा बात कि अगर किस पोजीशन तक u पॉजिटिव होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि x का पावर 4 है। एक लिमिट के बाद जब यहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो पहले ये चेक करते हैं कि किस हद तक ये पॉजिटिव है।
तो वही है, जीरो से कम नहीं जाना चाहिए। तो इस वैल्यू को एक बार जीरो के बराबर रख के देखते हैं, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ये पता करने के लिए कि वो पॉजिटिव होगा। नाउ के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स 4 बाई 4 इक्वल टू जीरो। तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एक्स 4 बाई 4, 2 2 या 4 कटा x2 बचा, ठीक है। 2 इधर आ गया, a नीचे आ गया, बच गया एक्स स्क्वायर। तो x क्या आ जाएगा, √2k/a। इससे ये पता चलता है x, अरे भाई स्क्वायर हटाइए, इधर ही रख देते हैं, किसी किसी को अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो इस पॉइंट तक जाके u क्या रहेगा, पॉजिटिव, और उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसको जीरो के बराबर करने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा u का कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जब आप छोटा वैल्यू रखते हैं ना, तो देखिए छोटा वैल्यू जब यहाँ रखते हैं तो x का पावर 4 और छोटा होते जाता है। बाई एग्जाम्पल 0.01 रख देते हैं, तो 0.01 में या 0.1 रख देते हैं तो 1/10 है, बन जाएगा 1/10,000 इसके केस में। तो जब आप छोटा वैल्यू रखते हैं तो ये नेगेटिव वाला और छोटा होते जाता है, तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन 0.01 से बढ़ते बढ़ते एक समय तक हम लोग जीरो तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वो पॉइंट आता है जहाँ तक वो पॉजिटिव हो सकता था। क्यों? जीरो से छोटा वैल्यू इसको और छोटा बना रहा था, लेकिन अब जीरो से जो बड़ा वैल्यू है वो इसको बड़ा बनाएगा। तो इसीलिए चेक किए हम लोग कि कहाँ तक वो जीरो, मतलब ये जीरो के बराबर इसको करके हम लोग चेक किए कि कहाँ तक पॉजिटिव जा सकता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जीरो से जो छोटा वैल्यू है, मतलब या 1 से बोल सकते हैं, 1 से छोटा वैल्यू, सॉरी 1 से छोटा वैल्यू है वो पॉजिटिव देगा। लेकिन एक समय तक जब जीरो तक पहुँचेगा तो मैक्सिमम वो लास्ट लिमिट होगा। उसके बाद जब हम लोग 1 से बड़ा नंबर रखेंगे ना, तब क्या होगा, वो नेगेटिव में उसको भेज देगा, ठीक है। मतलब जीरो तक मैक्सिमम होगा, जीरो तक चांसेस है। जीरो आई मीन क्या कि x का वो पोजीशन जो कि उसको जीरो बना रहा है, ठीक है। x जहाँ पे जीरो होगा वहाँ तक पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए हम लोग उसको जीरो के बराबर रख के चेक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया ना कि जैसे जैसे बड़ा वैल्यू रखेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग चेक कर लिए, ठीक है। ओ यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जीरो के पहले का वैल्यू तो माइनस होगा, तो वो स्टेटमेंट सही नहीं है, सॉरी। यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ये है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब सुनिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो के बराबर कर दिए हम लोग। तो उससे ये पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो हो रहा है, और कहाँ जीरो हो रहा है, √2k/a। तो ये पॉइंट √2k/a जहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, मैच ही नहीं करेगा क्योंकि शुरू में ही नेगेटिव हो गया। तो ये होगा √2k/a, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया है, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाने से इसके बाद वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इससे यही पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा इस पॉइंट पर, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो किसी भी ग्राफ में जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, तो ये कट गया। अब यहाँ पे जीरो तो हो रहा है लेकिन उसके पहले ही नेगेटिव हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। पहले क्या, उसके लिए एक्सप्लेनेशन ठीक था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हैं कम से कम 0.1 0.02, तो ये कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू कब देगा, जब 1 से ज़्यादा जाएगा। मतलब x कुछ दूरी तय कर लेगा, उसके बाद x का वैल्यू बढ़ेगा, तब ये नेगेटिव में आएगा। सही एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ज़रूर देगा, और इसीलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि शुरू से ही नेगेटिव है। और ये दोनों इसलिए नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें जीरो नहीं हो रहा है। तो इन दोनों में जीरो नहीं हो रहा है, इसमें पहले नेगेटिव हो जा रहा है, और हमको पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। किसके लिए, जीरो से
या 1 से कम के लिए, ठीक है, या 1 से कम के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ दूर तक देगा। और जीरो कहाँ होगा, तो इस पे जीरो होगा, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी था जिसको हम जीरो किए। आई थिंक इनफ, थोड़ा सा एक लाइन में समराइज कर दे रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर की है, तो ये पॉइंट आया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रहा होगा, लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। क्लियर है? तो जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा वो एक कहाँ तक देगा, एक हद तक देगा वो। उसके बाद तो भाई ये बड़ा होते जाएगा तो नेगेटिव होते जाएगा। क्लियर है? डन। एनी डाउट? फिर से बोल दें क्या, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा भैया कब, जब वो इस टाइप का रहेगा 0.1 0.2, मतलब कुछ वैल्यूज तो जरूर रहेगा जो पॉजिटिव देगा। तो ये तो गया नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी एक जगह जीरो होगा, तो जीरो अगर होगा तो ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि इसमें जीरो हो ही नहीं रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जीरो होगा। उसके बाद जब वैल्यू बढ़ाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर है? डन। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ ही लीजिए, कुछ खास है नहीं। एक स्प्रिंग है जिसमें एक मास m लटकाया गया है, ठीक है। हाँ, तो मास m जो लटकाया गया है उसको छोड़ा जा रहा है, ठीक है, नीचे आराम से लटकने के लिए। तो जैसे ही वो छूटेगा वो क्या होगा, हाँ, एक्सपेंड करेगा। जैसे ही एक्सपेंड करेगा वैसे ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक स्प्रिंग है, एक आइडियल स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसमें मास m है, उसको रिलीज़ किया गया, मतलब छोड़ दिया गया, तो वो कहाँ आ गया, यहाँ। सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं भाई, कितना नीचे गया, x। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K। अपवर्ड फोर्स क्या काम करेगा, हाफ K x स्क्वायर। और नीचे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इतना नीचे जो गया, तो दिख रहा है फिगर, ओके। हाँ, तो हो रहा है क्या यहाँ पे भाई, ये तो दिख ही रहा होगा ना सबको। यहाँ बोल रहा है कि मास को जब छोड़ते हैं हम लोग, शुरू में फैला हुआ नहीं है। द मास इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड। एन आइडियल स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। वो सीलिंग से लटका हुआ है और एक ब्लॉक मास हमको छोड़ा गया, तो छोड़ा गया तो वो कहाँ जाएगा, नीचे। और जब वो नीचे जाएगा, तो बोल रहा है मैक्सिमम फैलाव कितना होगा, मतलब मैक्सिमम कितना फैलेगा। तो मान लेते हैं मैक्सिमम कितना फैला, x। तो जब x फैला तो ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स काम करता है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स किसको बोलते हैं, वो चाहता है कि भाई वापस हम वैसे ही हो जाएं जैसे थे, तो ये ऊपर उसको ले जाएगा। ऑफ कोर्स आप उस पर काम करिएगा। कौन काम कर रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी उसको नीचे ला रहा है, तो उस पर फोर्स काम कर रहा है किधर, ऊपर ले आने के लिए। तो वो फोर्स क्या है, हाफ K x स्क्वायर। ये क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटी उस पर काम किया। ग्रेविटी कितना काम किया, जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी नीचे डिक्रीज़ हुआ, कितना, mgx। mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हुआ और वही इंक्रीज़ हुआ इधर फोर्स के रूप में। तो x हटा दीजिए और यहाँ देखिए kx/2 इक्वल टू mg। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg/k। बहुत सिंपल था ये, कुछ था ही नहीं इसमें। तो 2mg/k हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी शायद ही आता हो या कभी आएगा। अरे यार कुछ दिखा ही नहीं उस क्वेश्चन में आप लोग को।
अच्छा उस क्वेश्चन में पता नहीं लगता है, मिट गया, फिर से लिख दें क्या? बहुत बड़ा होच पोच हो गया यार, हद हो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये देखिए आप लोग, उसमें क्या हुआ था ना, स्प्रिंग को जब लटकाएंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो फोर्स ऊपर लगेगा ना स्ट्रेच होने के बाद, मान लीजिए कितना स्ट्रेच हुआ एक्स, तो ऊपर का फोर्स ये होगा, ये किसके बराबर होगा, एम जी एक्स। तो ये दोनों कट जाएगा और 2 mg/k इक्वल टू एक्स आ जाएगा। एक्स यहाँ एक बार बचेगा, यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, तो बचेगा 2 mg/k। और 4 समझ में आया, ये फ़ोन के चलते मेरा दिमाग का तो ये हो रहा है, नहीं उठाएंगे एकदम, लास्ट क्वेश्चन बता के उठाएंगे। नाउ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम में ऑस्किलेट कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर सही दिखाया गया वो पूछा है। ये सही है क्या, ये या ये? तो पहले तो समझ लें कि होता क्या है। होता ये है कि जब कोई पेंडुलम ऑस्किलेट करता है तो दो एक्सेलरेशन काम करता है उसमें, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है सही डायरेक्शन, तो दो एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल, एक किधर, रेडियल, ठीक है भाई। तो फिर उसका रिजल्टेंट किधर काम करेगा, इधर। तो उस हिसाब से ये तो गया, सिर्फ उधर काम करेगा नहीं, नीचे तो सवाल ही नहीं है, ये सिर्फ टेंजेंशियल चलेगा नहीं, तो दोनों का रिजल्टेंट ये चलेगा सी। हाँ यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, प्लस क्या होता है वहाँ पे 0 हो जाता है, उसके बात हो रही है, मतलब एम्पलीट्यूड के पहले का। ये दिख रहा है ना फिगर, गुड। एक सेकंड भाई, सॉरी, बहुत मैनेज करना पड़ रहा है आप लोग को, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास, ओहो आराम से फिगर देख लें लास्ट टाइम। थैंक यू, बाय।